आर्थिक विकास दर को केंद्र सरकार रफ्तार देने की कोशिश में है। कल बजट में सरकार ने रोजगार क्रिएट करने के प्रावधान किए हैं, तो गांव और किसान पर भी फोकस किया गया। मुश्किल दौर में कुल मिलाकर सरकार ने खर्चा करने के लिए देश को पैसा दिया है और ये भी कहा है कि खूब खर्च किया जाए। देखिए बजट पर ये खास रिपोर्ट। 675 kilometers of highway works in the state of West Bengal at a cost of सोमवार का दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके मंत्रालय की परीक्षा का दिन रहा। वो इसलिए कि देश ही नहीं, पूरी दुनिया पिछले एक साल से कोरोना महामारी से करा रही है। इस महामारी ने दुनिया भर के देशों का अर्थतंत्र चौपट करके रख दिया है। हमारा देश भी बुरी तरह प्रभावित है, लेकिन जैसा कहा जाता है, भारत विषम परिस्थितियों में मजबूती से लड़ना जानता है, वैसा ही जज्बा सामने आया। महामारी से बचाने देश को वैक्सीन देने के बाद केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को भी वैक्सीन देने की कोशिश की। बजट में सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ देने का प्रावधान किया गया। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया। LIC का IPO लाना जैसा बड़ा फैसला हुआ। किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया। उनको आसानी से और ज्यादा लोन देने का प्रावधान किया। बजट में छोटे उद्योगों, स्टार्टअप्स, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कई प्रावधान किए, यानी रोजगार के अवसर बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई। सरकार ने इसे आम आदमी पर बिना बोझ डाले असाधारण परिस्थितियों में देश के आत्मविश्वास का बजट बताया। आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। महामारी में आए इस बजट को आर्थिक विशेषज्ञों ने समझदारी और संतुलित बजट बताया। बजट में इकोनॉमी को वैक्सीन दी, वहीं आम लोगों के वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। साथ ही ये कहा कि जरूरत पड़ी तो सरकार और फंड देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके ये मायने भी निकाले जा रहे हैं कि जरूरतमंदों को सरकार निःशुल्क वैक्सीन दे सकती है। उधर कोरोना में मध्यम वर्गीय और सैलरीड वर्ग की उम्मीदें अधूरी रही। बजट में इस वर्ग को राहत नहीं मिली तो कोई बोझ भी नहीं लादा गया। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। बजट में 75 पार बुजुर्गों को ITR दाखिल करने की छूट दी गई है। ये बजट इस समय के लिए और हिंदुस्तान की इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए, ग्रोथ पे फोकस करने के लिए और एक ऐसा फाउंडेशन ले करने के लिए जिससे कि हमारे आने वाले वर्षों में भी हमारी जो है वो ग्रोथ रेट तेज रहे, उसके लिए सबके लिए बहुत ही मुनासिब, बहुत ही अच्छा बजट है। ऐसे हालात में राहत की उम्मीद बेमानी थी, लेकिन कोरोना काल में आए इस बजट पर राजनीतिक क्षेत्रों से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ये क्रांतिकारी बजट है, ऐतिहासिक बजट है, भारत की समृद्धि और विकास का बजट है, जिसमें समाज के सब वर्गों का ध्यान रखा गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का बजट है। प्रधानमंत्री आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। मैं मानता हूं कि कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलने का ये बजट है। अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने वाला मानवीय बजट। इधर महंगाई चरम सीमा पे, दाल 150 रुपये किलो, तेल 100-125 रुपये किलो। बड़ा गाना गाते थे नरेंद्र मोदी साहब कि सखी सैया तो बहुत ही कमा थे, महंगाई डायन खाए जाते। पर मेरा कहना कि बीजेपी के डाकुओं, तुमने तो पूरे देश को खा लिया। राजनीतिक प्रतिक्रिया अपनी जगह है, लेकिन महामारी में जैसे उद्योग जगत को उम्मीदें थी वो पूरी होते दिखी। बजट से कारोबार जगत उत्साहित दिखा। इसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ा। बजट भाषण के दौरान ही शेयर बाजार में बड़ा उछाल देखने को मिला। कुल मिलाकर कोरोना काल का ये बजट विश्वास, विकास और आत्मनिर्भर भारत के विजन का बजट कहा जा रहा है। इसके दूरगामी नतीजे सामने आने का दावा भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में किसानों की आय दोगुना करने को लेकर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने में कायम है। हम किसानों के कल्याण के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। एमएसपी की व्यवस्था में सुधार किया गया है, जिससे किसानों को लागत से 1.5 गुना कीमत उन्हें मिल सके। बजट में किसानों को बम्पर सौगात, लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी देने की बात, किसानों की आय दोगुना करने की कोशिश, एमएसपी सिस्टम में बदलाव करने पर भी फोकस। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान आंदोलन के बीच बजट में गांव, गरीब और किसान को बम्पर सौगात का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने कोरोना काल में लड़खड़ाती इकोनॉमी को ग्रामीण इकोनॉमी से सपोर्ट देने की कोशिश की है। केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने पर कायम है। इस बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की, एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना करने की कोशिश है। एमएसपी के लिए 75,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। किसानों की उपज खरीद पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। कृषि विकास के लिए 1,72,000 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया। कपास के किसानों के लिए विशेष योजना का ऐलान हुआ है। कपास किसानों को मिलने वाली राशि में इजाफा होगा। दलहन की खरीद में भी 40% का इजाफा किया जाएगा। ई नाम से 1,000 और मंडियों को जोड़ा जाएगा। इस बजट को बीजेपी ने किसानों की आय बढ़ाने वाला और देश के नवनिर्माण का बजट बताया है। देखिए, जहाँ तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, एमएसपी बेसिकली किसान का सपोर्ट सिस्टम है। हम तो ये चाहते हैं उससे वो कमर्शियल क्रॉप की तरफ बढ़े, उसको अधिकतम मूल्य मिले। और फिर भी आप उसमें देखेंगे तो आज मैं सुन रहा था, सोचिए साहब, 90 करोड़ की जो फसल खरीदी जाती थी कांग्रेस के समय में, आज 2500 करोड़ की खरीदी जा रही है। कैन यू इमेजिन? मतलब डिफरेंस इतना ज़्यादा है। 60 करोड़ का धान वो बढ़ के 1.5 लाख करोड़ पहुँच गया है। तो बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी इस प्रकार का समर्थन किसानों का कर रहे हैं। बजट में किसानों को सौगात देकर जहां सरकार किसानों को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं नए कृषि कानून के विरोध में किसान देश की राजधानी नई दिल्ली में डटे हुए हैं। किसान एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। किसान चाहते हैं कि कृषि कानून में इसका जिक्र होना चाहिए। सरकार और किसानों के बीच कई बार बात भी हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। लेकिन बजट में सरकार ने एमएसपी को लागत से 1.5 गुना करने की बात कही है। इधर कांग्रेस इसे किसानों को गुमराह करने वाला बजट करार दे रही है। एमएसपी के जो बढ़ावा, मैं मानता हूँ ये एक छलावा है किसान के साथ, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप 1.5 गुना की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मिनिमम लागत भी तो आप देखिएगा। खाद के, यूरिया के, दूसरे जो भाव हैं, जो सपोर्टिंग जो रहते हैं किसान के उत्पादन के लिए, उसकी एक स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी हो रही है। और ये 1.5% कोई चमत्कारिक बात नहीं है। बजट पर राजनीति बयान अपनी जगह है, लेकिन इस बजट में अच्छा अर्थशास्त्र और बेहतर राजनीति का गठजोड़ दिखा। अच्छा अर्थशास्त्र इस मायने में कि देश के सबसे बड़ा तबका किसान की आय बढ़ाने के उपाय हुए, जिससे सरकार को कृषि क्षेत्र में बूम आने और सुस्त अर्थव्यवस्था को माइलेज मिलने की उम्मीद है। वहीं बेहतर राजनीति इस मायने में कि नए कृषि कानून के चलते सरकार को किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, और शायद यही वजह है कि किसान को मनाने की कोशिश भी इस बजट के जरिए की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नगरीय निकाय चुनाव से पहले प्रदेश सरकार को केंद्रीय बजट से एक बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय बजट में राज्यों के कर्ज की सीमा को बढ़ाया गया है। अब राज्य जीडीपी का 4% कर्ज ले सकेंगे। इससे मध्य प्रदेश सरकार अब अगले वित्तीय वर्ष में 37,000 करोड़ का कर्ज ले सकेगी। निकाय चुनाव से पहले सरकार कई विकास कार्यों का ऐलान कर सकती है। क्रांतिकारी बजट है, ऐतिहासिक बजट है, भारत की समृद्धि और विकास का बजट है, जिसमें समाज के सब वर्गों का ध्यान रखा गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का बजट है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बजट पर रिएक्शन देते हुए आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ने का जिक्र किया। उसकी वजह है कि अब राज्य जीडीपी का 4% कर्ज ले सकेंगे। इससे पहले ये लिमिट 3% थी। अब सरकार 37,000 करोड़ का कर्ज 2021 और 22 के वित्तीय वर्ष में ले सकेगी। संभावना ये भी है कि रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। राज्यों को भी सकल घरेलू उत्पाद का 4% तक उधार की सीमा बढ़ाई गई है। तो ये राज्य भी जब ज्यादा पैसा डालेंगे इंफ्रा में, तो यहां भी न केवल अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, बल्कि आर्थिक गतिविधियों के तेज होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अकेले मध्य प्रदेश में इससे लगभग 13,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त पूंजीगत कार्य हम प्रारंभ कर सकेंगे। 22 फरवरी से मध्य प्रदेश का बजट सत्र शुरू हो रहा है और इस दौरान बजट पेश किया जाएगा। बाजार से कर्ज लेने की सीमा बढ़ाए जाने का असर इस बजट में देखा जा सकेगा। सरकार बजट में 13,000 करोड़ की राशि का अतिरिक्त प्रावधान कर सकती है, यानी नगर निगम चुनाव से पहले कई विकास योजनाओं का ऐलान हो सकता है। वैसे सीएम ने भोपाल के सौंदर्यीकरण और विकास योजना पर बैठक लेकर राजधानी के लिए कई योजना का ऐलान भी कर दिया। सौंदर्यीकरण के लिए बड़ा तालाब तो वैसे ही सुंदरता की प्रतिमूर्ति है, लेकिन वाटर स्क्रीन और फाउंटेन स्थापित किया जाएगा। साथ में जीरो वेस्ट क्रूज रेस्टोरेंट भी संचालित करने की कार्य योजना बना रहे हैं। भोपाल दुनिया का सुंदरतम शहर होगा, जिसमें गरीबों को भी स्थान होगा और पर्यावरण जैसी चीजों का भी ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि अतिरिक्त राशि का इस्तेमाल केवल विकास कामों के लिए किया जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले आर्थिक तौर पर सरकार को एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया। बजट भाषण के बाद बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी दर्ज की गई। मोदी सरकार के अब तक के 9 बजट में पहली बार सेंसेक्स में इतनी तेजी आई। बजट के दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का सेंसेक्स 2314.84 अंकों यानी 5% की बढ़त के साथ 48,600.61 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 693 अंकों यानी 5.09% की बढ़त के साथ 14,328 पर बंद हुआ। बजट के दिन सेंसेक्स में ये 24 सालों की सबसे बड़ी उछाल है। इससे पहले बाजार में इतनी बड़ी तेजी आखिरी बार 1997 में देखने को मिली थी, जब सेंसेक्स 6% ऊपर बंद हुआ था। खबर दिल्ली से है, जहां कृषि कानून के विरोध में किसानों का हल्ला बोल जारी है। आपको बता दें 6 फरवरी को देश भर में किसान चक्का जाम करेंगे। किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया है कि 12 बजे से 3 बजे तक 6 फरवरी को देश भर में किसान चक्का जाम करेंगे। तो कृषि कानून के विरोध में किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। ऐसे में 6 फरवरी को देश भर में किसान चक्का जाम करेंगे। किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया है कि 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किसान चक्का जाम करेंगे। छब्बीस जनवरी की किसान ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद से ही सरकार सक्रिय है। पहले सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी और अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर को किसान आंदोलन से जुड़े 250 अकाउंट ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं। इन अकाउंट्स में हैशटैग के साथ ट्वीट किए जा रहे थे, जिसका कैप्शन था कि मोदी किसानों का नरसंहार करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही 30 जनवरी को इन्हीं अकाउंट से झूठे, उकसाने और डराने वाले ट्वीट किए गए थे। किसान नेताओं का कहना है कि इनमें संयुक्त किसान मोर्चा के अलावा कई किसान नेताओं के ट्विटर अकाउंट्स शामिल हैं। उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं मामले को लेकर ट्विटर का कहना है कि कानूनी जरूरतों के तहत इन अकाउंट्स पर भारत में प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
मध्य प्रदेश सहित देश भर में सोमवार से पूरी क्षमता के साथ सिनेमाघर खोलने की परमिशन मिल गई है, लेकिन केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद भी थिएटर मालिक सिनेमाघर खोलने को तैयार नहीं है, जिसके चलते भोपाल सहित कई जगहों पर सिनेमाघर बंद हैं। दरअसल अभी नई फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, साथ ही थिएटर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना भी जरूरी है, जिसके चलते थिएटर मालिकों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसी के चलते अभी सभी थिएटर्स बंद हैं। घरों में फिल्म देखने वाले दर्शकों में खुशी की लहर है कि 100% क्षमता के साथ जो है सिनेमाघर खोल सकते हैं। ऐसे ही एक शहर के पुराने सिनेमाघर में मौजूद हूँ। ये रंग महल जो है सिनेमाघर है, काफ़ी पुराना है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दर्शकों की भीड़ नहीं है। कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन निकाली है कि 100% क्षमता से जो है टॉकीज और जो सिनेमाघर हों या मल्टीप्लेक्स खुल सकते हैं, लेकिन मूवी जो हैं वो रिलीज़ नहीं हो रही हैं। मूवियाँ जो हैं अभी OTT प्लेटफॉर्म पे ही ज़्यादा रिलीज़ हो रही हैं और ऐसे में सिनेमाघरों के जो संचालक हैं उनमें यही असमंजस है कि वो कौन सी फिल्म लगाएं। और रंग महल के जो संचालक हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर बेसिकली क्या अभी कोई नई पिक्चर रिलीज़ हो नहीं रही है और जब तक नई पिक्चर आएगी नहीं हम अभी कोई पिक्चर लगा नहीं सकते। सरकार ने बिल्कुल परमिशन पूरी दे दी है कि 100% कैपेसिटी के साथ बिठाइए, वो हम करेंगे, लेकिन अब पिक्चर तो रिलीज़ हो। जब तक पिक्चर रिलीज़ नहीं होगी कोई आएगी नहीं। पुरानी पिक्चर में तो पब्लिक आएगी नहीं बिल्कुल भी। लगातार आप लोगों ने मांग भी रखी सरकार के सामने, आपकी कितनी मांग है अभी तक पूरी हुई और क्या और आपकी बची? अभी तक ऐसा कोई मांग मतलब हमने जो रखी थी उन पे अभी कुछ इतना वो तो हुआ नहीं है। मतलब लाइक हाँ, सरकार के पास मांगे हैं, अभी उसमें है कि मतलब सुनेगी सरकार। उन्होंने बोला, आश्वासन दिया है कि उसके बारे में कुछ ना कुछ करेंगे, तो हम वेट कर रहे हैं उस चीज़। आपने सुना कि कोरोना काल में जिस तरीके से उनको घाटा सहन करना पड़ रहा था, केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जरूर निकाली है। 100% क्षमता के साथ जो है सिनेमाघर खुल सकते हैं, मल्टीप्लेक्स खुल सकते हैं, लेकिन दर्शक अभी नहीं पहुँच रहे हैं कि राजधानी के अधिकांश जो सिनेमाघर हैं अभी भी बंद पड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन भरत बुंदेला के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। भोपाल वासियों को कल 9 बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम ने सबसे पहले प्लैटिनम प्लाजा से झरनेश्वर मंदिर तक बने नवनिर्मित मार्ग का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि इस मार्ग का नाम बुलेवर्ड स्ट्रीट नहीं होगा, इसका नाम अटल पथ होगा। इस अवसर पर उनके साथ लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व महापौर आलोक शर्मा, विधायक कृष्णा गौर भी मौजूद रहे। भानपुर खंती जहाँ कचरे की बदबू निकलने की हिम्मत टूट जाती थी कई बार। 32 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ रेमिडिएशन और रिक्लेम का काम वहाँ किया जा रहा है और वो अपने आप में जो भोपाल के लिए बदनुमा दाग था, भोपाल की पहचान बन जाएगा। सौंदर्यीकरण के लिए बड़ा तालाब तो वैसे ही सुंदरता की प्रतिमूर्ति है, लेकिन वाटर स्क्रीन और फाउंटेन स्थापित किया जाएगा। साथ में जीरो वेस्ट क्रूज रेस्टोरेंट भी संचालित करने की कार्य योजना बना रहे हैं। भोपाल को एडवेंचर टूरिज्म की डेस्टिनेशन हमको विकसित करना है, उसके लिए कार्य योजना बनाई गई है। केवल एडवेंचर ने टूरिज्म भी बढ़े और ग्लोबल स्किल पार्क का जो हम विकास कर रहे हैं उससे लगभग हर साल 10,000 बच्चों को ट्रेंड करके उनका प्लेसमेंट हो, इसकी योजना बनाएंगे। भोपाल दुनिया का सुंदरतम शहर होगा जिसमें गरीबों को भी स्थान होगा और पर्यावरण जैसी चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। वहीं खबर भोपाल से, जहां सत्ता और संगठन के बीच तालमेल के लिए बीजेपी एक शिविर का आयोजन करेगी। आपको बता दें 13 और 14 फरवरी को पचमढ़ी में इस शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बीजेपी के विधायकों की मन की बात बड़े नेता सुनेंगे। साथ ही प्रदेश पदाधिकारी समेत मंत्री और विधायक इस शिविर में शामिल होंगे और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बनाई जाएगी। तो सत्ता और संगठन के बीच तालमेल के लिए बीजेपी शिविर का आयोजन करेगी। पचमढ़ी में यह शिविर होगा 13 और 14 फरवरी को, जिसमें बीजेपी के विधायकों की मन की बात बड़े नेता सुनेंगे और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बनाएंगे।
मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती को लेकर गृह विभाग ने बड़ा फैसला किया है। अब इंटरनेशनल खिलाड़ियों की पुलिस में सीधी भर्ती होगी। भर्ती के लिए खिलाड़ियों को परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। सिलेक्शन कमेटी के जरिए कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती की जाएगी और इस कमेटी में खेल और पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग ने तय किया है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में बगैर लिखित परीक्षा एवं शारीरिक परीक्षा के सीधी भर्ती दी जाएगी। इस उद्देश्य से अब ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम के पदक विजेता खिलाड़ियों को उपनिरीक्षक तथा अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को